हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स का यूपी जूनियर सुपर टेट का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 6, जिसमें हमने पार्ट 1 तो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें 25 क्वेश्चंस किए थे। आज हम करेंगे 76 से 100 तक के क्वेश्चंस। जब ये जो पूरा पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स हमारे 6 सेट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ अब 4 सेट हमारे बचेंगे जो हम जल्दी ही कंप्लीट करा देंगे। कुछ दिन ये 2-3 दिन जो है वाईफाई ख़राब होने की वजह से ये मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई थी, तो अब मैं एक दिन में ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दूँगी, ताकि आप लोगों का जितने ये दिन लॉस हुआ है ये कवर हो जाएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड तक इसको शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक राशि 8% साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए जमा की गई थी। तो एक राशि है जो साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए जमा की गई थी। परिपक्व राशि जो मीन्स हमें अमाउंट मिलेगी साधारण ब्याज के बाद, जो परिपक्व राशि होगी अमाउंट होगी, मीन्स मिश्रधन, वो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर वाली योजना में फिर से निवेश किया गया, फिर दोबारा उसको चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाया गया। तो उसके बाद 2 वर्षों में 1668 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। तो इसमें बतानी है कि मूल राशि हमारी क्या होगी। अब हमें पहले तो साधारण ब्याज का देख लेना है। तो साधारण ब्याज इसमें कितना होगा, तो एस आई का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस आई इक्वल्स टू हो जाएगा, पी हमें गिवन नहीं है तो पी इंटू आर 8 हो गई, और 7 वर्ष के लिए अपॉन 100। 4 से कट करेंगे, 4 2 से 8 और 4 से ये 25, तो कितना हो जाएगा 14p अपॉन 25। तो ऐसा ही इतना हो गया। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, p प्लस 14p अपॉन 25। अब यहाँ पर जब इसका एलसीएम लेंगे 25p प्लस 14p तो कितना होगा 39p अपॉन 25। अब इतना हमारा पता चल गया कि हमें जो अमाउंट फीस की, अब इस राशि पर हमें 39p अपॉन 25 इस पर निकालना है हमें चक्रवृद्धि ब्याज का। तो अब हमें ये राशि ध्यान रखनी है। अब मैं चक्रवृद्धि ब्याज का आगे बस में सॉल्व करूँगी 39p अपॉन 25, क्योंकि यहाँ इतना स्पेस नहीं है, फिर नीचे करेंगे तो ये तब भी इसमें कट हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसके आगे का चक्रवृद्धि ब्याज वाला। तो हमें कितनी थी, ये हमने लिख ली 39p अपॉन 25, इतना हमें पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज गिवन है। तो सी आई दिया हुआ है 1638 रुपये, इक्वल्स टू पी कितना है हमारा 39p अपॉन 25, फिर 1 प्लस कितना हो जाएगा, कितनी राशि दर है 10। अब क्योंकि चेंज हो गई है दर, उसमें सेम नहीं है, तो 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 2 2 वर्षों में, और -1 0 से 0 कट हुआ तो 1638 इक्वल्स टू 39p अपॉन 25। और यहाँ कितना हो जाएगा 10 1 11, तो 11 का स्क्वायर और एलसीएम लेंगे तो -10 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर यहाँ पर है ही। ठीक है। अब यहाँ पर इसको 13 से कट कर लेते हैं। 13 3 हो जाएगा, और जब यहाँ पर 13 से कट करेंगे तो 13 1 से 13, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 बचेगा तो 33, 13 2 सा 26, फिर आ जाएगा 13 6 सा, इतना आ गया। 3 से कट कर लेंगे तो कितना आएगा 42। तो 42 इंटू 25, तो 42 इंटू 25 इक्वल्स टू आ जाएगा p इंटू, अब यहाँ पर 11 स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस, तो माइनस करने पर तो 1 ही आएगा। बस हम प्लस की वैल्यू देख लेते हैं। 11 और 10 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 बटे 10 गुणा 10 यहाँ पर है ही, तो 21 दूनी 42 हो गया, 25 दूनी 50, 50 के आगे अब हमें 2 जीरो और लगा लेनी है, तो डायरेक्ट हमें पता चल गई कि आंसर कितना हो जाएगा। मूल राशि जो थी वो थी 5000, पी की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो मूलधन हो जाएगा 5000 रुपये, ऑप्शन पी। नेक्स्ट है 77, किसी कंपनी के विभिन्न पदों पर व्यय को यहाँ दर्शाया गया है। सभी व्यय लाख रुपए में दिए गए हैं। वर्ष 1, 2 और 3 में, और वेतन दिया गया है, बोनस दिया गया है, उस पर कर टैक्स दिया गया है, ऋण पर ब्याज। तो वर्ष 1 का कुल व्यय जो होगा, तो वर्ष 1 का जो कुल व्यय है वो वर्ष 3 के कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। तो वर्ष 1 का देखते हैं कुल व्यय कितना आएगा, 200 प्लस 10 प्लस 70 प्लस 20, सबको इसमें प्लस कर लेंगे तो 210 हो जाए, 200 प्लस 10 210, फिर 70 ऐड करेंगे उसमें 280, फिर 280 में 20 प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 300। तो वर्ष 1 का हो गया 300। अब देखना है वर्ष 3 का। वर्ष 3 का कितना होगा, यहाँ पे 450 प्लस 10 460, फिर 460 में हम प्लस कर लेते हैं पहले 20, तो 480, और फिर जब उसमें 120 प्लस करेंगे तो 600, तो 300 बटे 600
गुणा उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो 2 बार कट जाएगा 300 से, तो 2 से 50 कटेगा 50%। तो इसमें हो गया वर्ष 1 का जो कुल व्यय है वो वर्ष 3 के कुल व्यय का 50% होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 78। यदि 5 प्रेक्षणों x, x+3, x+4, x+6, x+7 ये 5 हमें दिए गए हैं डाटा, और इसका माध्य मीन्स मीन जो है वो दिया गया है 11। तो पहले इनका निकाल लेंगे हम बाद में, फिर जब x की वैल्यू आ जाएगी तब हमें निकालना है कि अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होगा, 11 इक्वल्स टू इन सब का सम। तो x कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 5 तो x हो गए। अब नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे, 3 और 4 7, 7 और 7 14 और 6 20। तो 5x + 20 अपॉन कितने नंबर है 5। 5 से कट कर लेते हैं, 5 कट हो जाएगा 4, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा x + 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 7। इसका मतलब x की वैल्यू 7 है, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा 7, फिर 7 और 3 10, फिर 7 और 4 11, फिर 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, फिर 7 और 7 14। अब हमें लास्ट के 3 नंबर 11 13 14 इनका मीन निकालना है। तो पहले इन तीनों को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7 और 1 8, और फिर यहाँ पर 38/3। 38/3 कितना हो जाएगा हमारा 12.67। तो इसका मीन हो जाएगा ऑप्शन बी 12.67। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79। 5 2 2 7 3 और 8 की माध्यिका कितनी है। तो इसमें कितने नंबर दिए हैं 1 2 3 4 5 6। पहले इन 6 नंबरों को हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करना होगा, मीन्स उसको लगा लेंगे। तो पहले असेंडिंग में लगा लेते हैं 2 × 2 × 3 5 और 7 और 8। तो अब हमें जब छोटे नंबर है तो डायरेक्ट पता है 2 इधर के निकल गए और लास्ट के 2 निकल गए और शुरू के 2 निकल गए, तो ये बीच के 2 बचे क्योंकि सम संख्या है। तो सिंपली इनका एवरेज निकाल देंगे। तो 3 और 5 8/2, तो कितना आ जाएगा इसका हमारा माध्यिका 4। या फॉर्मूला भी लगा सकते हैं n/2 प्लस n + 1/2। इस टाइप से बहुत ही लंबा हो जाएगा। जब हमें पता है कि बहुत ही छोटे नंबर हैं तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगी कि माध्यिका जो है वो हमेशा बीच का नंबर होता है। तो 3 और 5 का एवरेज निकाल के हमें पता चल जाएगा कि आंसर होगा 4। बस हमें माध्यिका निकालने में ये याद रखना है कि हमें जैसे नंबर लिखे होते हैं उसका डायरेक्ट नहीं निकाल देना है कभी कभी, क्योंकि वही ऑप्शन में आंसर होता भी है। तो हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग में पहले उसको अरेंज करना होगा, तभी इसको निकालेंगे। नेक्स्ट है आंकड़ों 12 1 10 1 9 3 4 9 7 9। इसका बहुलक मीन्स हमें निकालना है मोड, जो सबसे ज़्यादा हमारा नंबर रिपीट हो रहा है। तो इसमें सबका हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन में देख लो। ऑप्शन में 9 है, तो 9 कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 2 3, 9 हो गया 3 बार। फिर है 1 कितनी बार हो रहा है 2 बार, तो 1 तो ही नहीं सकता क्योंकि इससे ज़्यादा है। फिर 12 कितनी बार है 1, ये भी नहीं हो सकता। 7 कितनी बार है, ये भी 1 बार है। तो डायरेक्ट हमें आंसर पता चल के कि क्या हो जाएगा 9। ये नहीं है कि 10 3 4 सबका निकाल के देखें, जो भी ऑप्शन है बस हम उन्हीं का ही निकाल के देख लेंगे। तो इसका मोड मीन्स बहुलक हो जाएगा 9, क्योंकि 9 ही 3 बार आया हुआ है, इससे ज़्यादा कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है निम्न चार्ट भारत में मोबाइल कर्ता कंपनियों के बारे में जानकारी देता है। तो ये पाई चार्ट गिवन है, इसमें जो मोबाइल निर्माता कंपनियां हैं उनके बारे में बताया गया है। यदि कंपनियों द्वारा निर्माण किए गए मोबाइल फ़ोनों की कुल संख्या 12,40,000 है, मतलब टोटल जो है वो 12,40,000 है, तो XYZ द्वारा निर्मित कितने होंगे। तो XYZ का परसेंटेज देख लेंगे, 12% है। तो सिंपली 12,40,000 का हमें क्या करना है, परसेंटेज निकाल देना है। 12% निकालेंगे, 0 से 0 कट हो गई, बस सिंपल इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में कितनी आएंगी 2 0। फिर 12 की जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48। अब 48 के लिए हमारे के पास ए और सी ही ऑप्शन है, तो बी और डी तो हमारे हो गए कट। फिर 12 दूनी 24, 24 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा फिर से 28, तो 8। अब 2 बार 8 हमारा किस में आ रहा है, ये भी ए में भी आ रहा है सी में भी आ रहा है, तो हमारा 4 हो, इसमें हो गया 2 कैरी। फिर 12 एकम 12, जब 12 में फिर 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 14। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1,48,800 रुपये। मतलब इतने जो है मोबाइल वो निर्मित किए गए हैं। अब ये है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में इसलिए हम नहीं देखते पूरा करके, पहले लास्ट से बस मैच करते रहेंगे। क्या पता हमारे ऑप्शन में 2 8 यहाँ पर होते ही नहीं, तो ही पता चल जाता कि सिंपल ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है 83। निम्नलिखित ग्राफ पिछले 5 साल
नेक्स्ट है क्वेश्चन 83। अब इसमें ये है, हमने पहले 81 किया था और उसके बाद 82 क्यों नहीं लिया, 83 लिया, क्योंकि 82 जो है वो बुक में ही उसमें पाई चार्ट का क्वेश्चन है, तो उसमें ही साफ नहीं दिख रहा है, तो वो पीडीएफ में तो बिल्कुल ही नहीं दिखता, कि बुक में भी वो पता नहीं चल रहा है कि उसमें क्या क्या लिखा गया है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया है। तो हमने 83 क्वेश्चन लिया है। इसमें है निम्नलिखित बार ग्राफ पिछले 5 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा में संस्थान एबीसी के उत्तीर्ण छात्रों की जानकारी देता है। तो ये बार ग्राफ दिया गया है और इसमें नेशनल लेवल पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें इंस्टीट्यूशन है एबीसी, उसमें जो भी पास्ट स्टूडेंट्स हैं उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रनर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर 2012, 13, 14, 15, 16 इस टाइप से ईयर गिवन है। तो इसमें कहा गया है, क्वेश्चन को हम यहाँ से देखते हैं कि वर्ष 2016 में संस्थान एबीसी से कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो हमें 2016 के देखने हैं, तो 2016 के देख लेते हैं। ये वाला हमारा पॉइंट है, तो ये पॉइंट कितना होगा हमारा 50। तो 2016 में सिंपल पता चल गया कि कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, 50। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित बार चार्ट पर आधारित प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। निम्नलिखित बार चार्ट दुनिया भर से भारत में जो म्यूचुअल फंड है उसके निवेश के रुझान को बताता है। तो इसमें म्यूचुअल फंड के बताया गया है, यहाँ पर ये दिया गया है इंडिया के म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट और यहाँ पर ईयर। तो इस क्वेश्चन में है, यदि भारत का म्यूचुअल फंड निवेश दुनिया भर के देशों से 1992 व 1997 में आनुपातिक रूप में ठीक उतना ही था, तो 1992 से और 1997 का जो अनुपात था वो उतना ही था जितना कि पूरे विश्व का कुल म्यूचुअल फंड निवेश था। यदि इन देशों से 1992 में तो जो फंड है वो 2 मिलियन यूरो था, तो 1997 में जो म्यूचुअल फंड होगी उसकी वैल्यू हमारी क्या होगी ये हमें बताना है। तो इसमें पहले तो हम इन दोनों का रेशो निकाल लेते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन में ये तो गिवन है ही कि 1992 और 1997 का जो रेशियो है वो सेम है, तो हमें निकालना किसका है, 1997 का। तो पहले ये देख लेते हैं कि 1997 का कितना है, 31.36 अपॉन हमें रेशियो में लेना है 1992 क्योंकि उसी की वैल्यू दी गई है, तो इसका है 5.7 और फिर इनटू कितने इसके दे रखे हैं, 2 मिलियन यूरो। तो यहाँ से पॉइंट हम जब हटाएंगे तो ये आ जाएगा 3136 अपॉन 572, 2 से इसको कट करेंगे 285। अब ये किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो जब 285 को 3136 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11.03 इस टाइप से। तो ये जब हम राउंड ऑफ में करके ले लेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11। नेक्स्ट है 85। नीचे दिए गए ग्राफ के आधार पर कौन से अनुभाग में 360 से अधिक किताबें हैं। तो सिंपल इसमें नंबर भी दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं कि 360 से ज़्यादा कौन कौन सा। एक तो ये 400 है और एक ये 400 है, इससे अलावा कोई भी नहीं है। तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, तो 3 वाले में है एक तो, और फिर 4 ये और ये 5, तो 3 और 5 में जो है वो 360 से ज़्यादा किताबें हैं। तो आंसर देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी अनुभाग 3 और अनुभाग 5। नेक्स्ट है धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में है। तो समांतर चतुर्भुज हमें पैरेललोग्राम दिया गया है जिसका आधार है 20 मीटर और जो उसकी ऊंचाई है वो है 5.4 मीटर। तो इसमें डायरेक्ट समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला लगा लेंगे, बेस इंटू हाइट। तो आधार में ऊंचाई की मल्टीप्लाई कर देंगे 20 इंटू 5.4। यहाँ पर पॉइंट से ये 0 कट हो जाएगी, तो लास्ट में ये आ जाएगा 4 2 सा 8। अगर पूरी भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो भी पता चल जाएगा कि आंसर ऑप्शन ए होगा 108, क्योंकि 8 केवल ऑप्शन ए में ही है। नेक्स्ट है किसी गोलाकार कक्ष में पक्का फर्श लगाने की लागत 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1540 है। तो एक गोलाकार हमारा ये फर्श है और उसमें जो लगाने की लागत है वो वर्ग मीटर के अकॉर्डिंग है। तो मीन्स जब हमें वर्ग मीटर के अकॉर्डिंग दिया होगा तो एरिया निकलेगा, और जब सिंपल मीटर के अकॉर्डिंग होता तो उसकी सर्क्यूमफ्रेंस या परिधि निकलती। तो इसमें जो एरिया है इसका हो जाएगा 1540। तो टोटल खर्चा था और 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर से, तो इसका पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा 154। अब पूछा है कि क्षेत्र 6 रुपये प्रति मीटर, तो इसमें अब हमें सर्क्यूमफ्रेंस निकालनी होगी, उसकी दर कितनी होगी। तो पहले तो हमें आर पता होनी चाहिए, तो 154 इक्वल्स टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 22 से ये 7 बार ही कटेगा, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। अब निकाल लेते हैं 2 पाई आर की तो वैल्यू निकालनी है और 6 रुपये की और मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7 और 6 रुपये की मल्टीप्लाई, तो 7 से 7 कट गया।
अब यहाँ पर हो जाएगा 44 इंटू 6, तो 44 इंटू 6 जब हम करेंगे तो 6 चौक आएगा लास्ट में 24, पूरी मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे तो पता चल जाएगा कि आंसर ऑप्शन बी होगा। 264 रुपये पूरे उसकी सर्कमफ्रेंस में लागत में लगेंगे फेंसिंग में। नेक्स्ट, एक घनाभ की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है, तो उसकी जो भुजाएं हैं वो x, 2x और 3x हो जाएंगी, और उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है लैटेरियल सरफेस एरिया वो है 88। तो जो घनाभ का मीन्स क्यूबॉइड का जो पृष्ठ क्षेत्रफल एरिया होता है वो क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। अब इसमें इसकी वैल्यू रख लेते हैं, तो 2LB मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², फिर BH इन दोनों की करेंगे 6x², फिर इन दोनों की करेंगे तो 3x² और इक्वल्स टू 88। तो 2 से कट हो जाएगा ये 44 बार। अब इनको ऐड कर लेंगे, 6 और 3 9 और 2 11x² इक्वल्स टू 44। तो यहाँ पर ये कटा 4 बार, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। तो जो इसकी भुजाएं हैं वो कितनी कितनी होंगी 2, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 2 4 6। पूछा है कि इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन क्या होगा तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 दूनी 8 और 6 48। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 48 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्र कोण 120 वाले एक वृत्तखंड को मोड़कर एक शंकु के रूप में बदल दिया जाता है। तो त्रिज्या दी गई है और कोण दिया गया है, उसको शंकु मीन्स कोण की फॉर्म में मोड़ दिया है, तो शंकु की जो त्रिज्या है वो क्या होगी। तो इसमें हमें ये पता है कि जो कोण बराबर होता है वो होता है चाप बटे त्रिज्या। तो इसमें हमें कोण भी दिया हुआ है और त्रिज्या भी दी हुई है, तो चाप कितना हो जाएगा कोण गुणा त्रिज्या, तो कोण कितना है 120 और त्रिज्या है 21, तो 120 गुणा 21 इतनी हमें पता चल गई। अब यहाँ पर ये दी गई है डिग्री में, जब डिग्री में है तो इसको हम रेडियन में चेंज कर लेंगे। रेडियन में चेंज करने के लिए हमेशा π/180 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जितना ये चाप निकला है, क्योंकि जो इसका ये चाप होगा उसको हमें मोड़कर शंकु बनाया गया है पूरा वृत्तखंड को मोड़कर, तो ये जो चाप होगा ये किसके बराबर हो जाएगा शंकु, ये जो पूरा ये जो गोला होगा उसी को तो मोड़कर बनाया जाएगा, तो उसकी परिधि के बराबर। तो 2 इंटू पाई, और हमें शंकु की त्रिज्या यहाँ पर निकालनी है, तो शंकु की त्रिज्या हम कैपिटल R ले लेते हैं क्योंकि इसमें गिवन नहीं है, तो पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 2 से ये 6 बार कटेगा, 12 और 6 से ये 18 3 बार, फिर 3 से 21 7 बार, तो डायरेक्ट पता चल गई कि आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बस इसमें यह है चाप को निकाल कर शंकु की परिधि के बराबर उसको रख देना है, तो शंकु की त्रिज्या निकल जाएगी। नेक्स्ट है एक समकोणीय पिरामिड का आधार 16 इकाई विकर्ण वाला एक वर्ग है, तो इसमें एक समकोणीय पिरामिड दिया हुआ है, तो ये पिरामिड कैसे होगा, समकोण है, एक तो समकोण का त्रिभुज होगा, एक तो इसमें त्रिभुज होगा और नीचे हमारा वर्ग है, तो वर्ग वो बन जाएगा इस टाइप से, और इसमें दिया गया है इसकी जो तिर्यक भुजा है, तो ये जो टेढ़ी वाली लाइन है ये कितनी हो जाएगी 17, और वर्ग जो है वो है 16, तो ये पूरा पूरा हो जाएगा यहाँ पर ये सारे में 16 16 इस टाइप से। अब इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई निकालनी है, तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो निकलेगी वो निकलेगी हमारी लंबाई में, तो जब हम इसे निकालनी होगी तो किस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे, ये कितनी हो जाएगी आधी 8, तो यहाँ पर हम बस पाइथागोरस इसको निकाल लेंगे, ये हो गया कर्ण, ये आधार, तो हमें लंब निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हमें पता नहीं है, ये हमने ले लिया x, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 289 में से 64 माइनस करेंगे तो आएगा 225, और 225 का अंडर रूट कितना होगा 15, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये देखने में अजीब है लेकिन इसको बस सिंपल पाइथागोरस से हमें सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट है यदि कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2.2 है, तो कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो पहले इसमें से कॉट स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में ही है, तो यहाँ बचेगा अंदर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2.2। अब हमें पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा की क्या आइडेंटिटी होती है, इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर ऐसे ही अंदर लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस 1 है ही इक्वल्स टू 2.2। यहाँ पर 1 से 1 कट हो गया, तो जब कॉसेक स्क्वायर थीटा की दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू होगी 2.2, यही हमसे निकालनी थी, तो जितनी इसकी वैल्यू होगी कॉट की उतनी ही कॉसेक की होगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.2। नेक्स्ट है 2 sin 30 प्लस
1 प्लस 2 sin 30 अपॉन नेक्स्ट है 2 sin 30 अपॉन 1 प्लस कॉस 30 प्लस 1 प्लस कॉस 30 अपॉन sin 30। तो पहले हम वैल्यू रख लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा 2 इंटू sin 30 की रखेंगे तो 1/2 और 1 प्लस कॉस 30 की रखेंगे तो √3/2, फिर प्लस 1 प्लस √3/2 और अपॉन sin 30 की 1/2। तो ये 2 से हमारा 2 कट हो जाएगा, तो ऊपर बचा 1 अपॉन। अब यहाँ 2 जब एलसीएम लेंगे तो 2 तो ऊपर पहुँचेगा और यहाँ बचेगा 2 प्लस √3। फिर ऐसे ही यहाँ 2 से 2 कट हो जाएगा एलसीएम लेने पर, तो यहाँ बचेगा 2 प्लस √3 और अपॉन में यहाँ पर 1। तो यहाँ तो सही है कि 2 प्लस √3 ऊपर है, लेकिन यहाँ 2 प्लस √3 नीचे है, तो पहले इसको रेशनलाइज करना होगा। तो 2/2 प्लस √3, इसको रेशनलाइज करेंगे तो 2 माइनस √3 की मल्टीप्लाई करेंगे और 2 प्लस √3 हमारा मल्टीप्लाई में है ही। तो ऊपर कितना हो जाएगा 4 माइनस √3 अपॉन ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 1। तो नीचे भी कुछ नहीं बचा और यहाँ है 2 प्लस √3 और यहाँ 4 माइनस ये 2√3 आएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो ये कितना हो जाएगा 4 और 2 6 और माइनस √3। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 6 माइनस √3। नेक्स्ट दिए गए चित्र में कोण हमें अल्फा का मान बताना है। यहाँ वृत्त का केंद्र ओ दिया हुआ है। तो जब भी हमारा इस टाइप से बना होता है कि एक तो कोण केंद्र पर होगा और एक परिधि पर होगा, तो हमेशा जो परिधि पर बना कोण होता है वो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो अल्फा कितना हो जाएगा 60/2। तो अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 30, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाएं किसी वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो इसमें इस टाइप से होगा कि ये वृत्त है, वृत्त की स्पर्श रेखा जो हमेशा एक पॉइंट पर उसको इस टाइप से टच करके जाएगी और ये बन गया यहाँ पर ये चतुर्भुज, क्योंकि ये चारों वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएंगी और ये ABCD। तो इसमें बताना है तो ये क्या होगा। तो जब भी इस टाइप से हमें स्पर्श रेखा दी हुई होती है तो हमेशा क्या वैल्यू होती है कि AB प्लस CD की वैल्यू होगी BC प्लस AD के। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, AB प्लस CD इक्वल्स टू BC प्लस AD। इसको हमें प्रूफ करने की नीड नहीं है, तो जो आमने सामने की भुजाओं का योग होगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा आपस में। क्वेश्चन 95, ABC में B की जो वैल्यू है वो ABC एक त्रिभुज है, B की वैल्यू है 60 और C की वैल्यू है 40। तो पहले हम ये त्रिभुज बना लेते हैं। ये ABC हो जाएगा, इसमें B की वैल्यू हो जाएगी 60 और B की हो जाएगी 40। AD और AE क्रमशः A के समद्विभाजक। तो एंगल A का समद्विभाजक है, तो मीन्स A को वो हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। तो A के बिल्कुल यहाँ से 20 से जाएगा, तो ये हो जाएगा D। और BC पर है लंब E वाला, तो BC पर लंब है मतलब वो 90 डिग्री बनाएगा, तो ये हो जाएगा AE। ये हमारा हो गया। अब बताना है EAD, ये जो बीच वाला है इसकी वैल्यू क्या होगी। पहले तो हम पूरे एंगल A की वैल्यू देख लेते हैं। A की क्या आएगी, जब B की दी हुई है 60 और C की दी हुई है 40, तो 180 में से दोनों को माइनस कर लेते हैं 60 और 40 को, तो A की आ जाएगी हमारी 80। तो A तो हो गया 80 डिग्री का। अब हमें ये निकालना है बीच वाला पार्ट कितना होगा। तो हमें ये पता है कि ये जो D है ये A का समद्विभाजक है, तो मीन्स यहाँ तक का पार्ट 40 होगा। फिर ये जो हाफ पार्ट है ये भी 40 होगा। तो हम किस ट्राइंगल में लेंगे, इन ट्राइंगल ADB में, क्योंकि ये यहाँ तक का हमारा पता चल गया कि ये 40 है और यहाँ से अलग ये 40 है। तो इसमें हमें पहले अब यहाँ तक की ये वैल्यू निकाल लेनी है ABE की। ABE में देखेंगे अगर हम ट्राइंगल में, तो हमारा आ जाएगा B दे रखा है 60, E दे रखा है 90। तो ये जो A वाला एंगल है ये कितना आ जाएगा 180 में से 60 और 90 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ये 30। तो जब पता है कि ये 30 हो गया और पूरा वाला 40 है, तो 40 में से 30 जाएगा तो E वाला जो हमारा है वो आ जाएगा 10। तो यही हमें निकालना था कि EAD की वैल्यू क्या होगी, तो वो हो जाएगी 10 डिग्री। नेक्स्ट दिए गए चित्र में x डिग्री प्लस y डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर ये x दिया हुआ है प्लस y की वैल्यू हमें निकालनी है कितनी होगी। अब हम पहले यहाँ पर देखें तो y जो है वो इसका भाई कोण है और ऐसे ही ये सिंपल थीटा भी। तो जो इनकी वैल्यू आएगी x प्लस 40 की वैल्यू कितनी होगी हमारी थीटा के इक्वल। तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, क्योंकि थीटा भाई कोण है तो वो हो जाएगा आमने सामने वाले दोनों अपोजिट एंगल के इक्वल। तो थीटा बराबर हो गया x प्लस 40। और अब यहाँ से थीटा की अगर वैल्यू निकालें इस ट्राइंगल में,
तो थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 180 माइनस 40 और माइनस वाई, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 140 माइनस वाई। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू को दोनों को इक्वल रख देंगे, तो x प्लस 40 इक्वल्स टू 140 माइनस वाई। हमें यही निकालनी थी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, दोनों को जब एक साइड लेकर जाएंगे 100, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई ऑप्शन ए 100 डिग्री। नेक्स्ट है यदि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज मीन्स वो रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस के जो कोण होंगे, जो उनके हमेशा चारों भुजाएं होंगी वो तो बराबर होंगे और जो उनके विकर्ण होंगे वो हमेशा 90 डिग्री पर कट करेंगे। तो बतानी है कि इसकी कौन सी प्रॉपर्टी सही होगी। तो इसकी जो होती है, इसके जो विकर्णों का योग होता है, तो ये होगा कि इनके विकर्णों का जो योग होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, वो हमेशा इसकी साइड के 4 गुने के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर जो होगा वो 4ab स्क्वायर होगा कि एक पार्ट के इसके इक्वल। ये इसको प्रूव भी कर सकते हैं, तो ये पूरा एक एक ट्राइंगल को लेके हमें प्रूव करना होगा कि पहले इसमें पाइथागोरस, फिर इसमें पाइथागोरस, फिर इसमें पाइथागोरस, फिर इसमें, तो भी हमारा ये यही आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आकृति में ए बी सी जो है वो हमें समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, मीन्स आइसोसेल्स ट्राइंगल है, तो इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी और वो दो भुजाएं हैं सी है और सी बी। तो मीन्स इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, सी ए के सामने का होगा बी और सी बी के सामने का होगा ए। तो हमने इन दोनों एंगल को मान लिया कि ये दोनों हमें एक्स मिल गए और BC को एक बिंदु D तक इस टाइप से बढ़ाया जाता है कि CE जो है वो BC पर लंब है, तो ये CE कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इधर भी और इधर भी। अब इसके बाद दिया गया है कि जो एंगल D है वो E का भी हाफ है और A का भी हाफ है, तो A हमने जब x लिया था तो ये कितना हो जाएगा x/2 और E का भी हाफ और A का भी हाफ, तो मीन्स E और A दोनों इक्वल है, तो E भी कितना होगा हमारा x। इतना अब हमें पता चल गया। अब हम ये वाले ट्राइंगल में देखें CDE में, तो ये 90, ये x/2 और ये x, तो इसमें ट्राइंगल का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बैठेगा 90 प्लस x/2 इक्वल्स टू 180। तो 3x/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, 3 से 3 कट होगा तो x की वैल्यू आ गई 60। अब हमें ये पता चल गया कि ये जो ABC है इसमें x ये भी 60 है, ये भी 60 है और यहाँ पर ये भी 60 और D है 30। जब ये दो एंगल 60-60 होंगे तो थर्ड वाला एंगल जो C है वो भी 60 होगा। इसमें पूछा था ACD की माप कितनी होगी, ये 60 हो गया और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारा, बस इसकी वैल्यू हमें निकाल लेनी है। जब ये 60 है तो ये बाहर वाला कितना आ जाएगा हमारा 180 में से माइनस करके 120, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 120, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज तो था ही था, लेकिन साथ में अब ये हमें पता चल गया कि ये समबाहु त्रिभुज भी होगा जिसके सारे एंगल हमारे 60 होंगे। नेक्स्ट है सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं 8:5:9 में, तो हो जाएंगे 8x, 5x और 9x। तो सूरज के पास जो कुल राशि है वो 1648 है, तो 1648 रुपये बराबर हो जाएंगे 50 पैसे के, तो 50 पैसे बटे 100 इसको रुपये में चेंज कर लेंगे इंटू 8x और फिर प्लस हो जाएगा हमारा 1 रुपये का 5x प्लस 5 रुपीज़ के 9x। यहाँ से ये कट होगा 2 टाइम्स, तो 2 से ये कट हो जाएगा 4, तो 648 की वैल्यू आ जाएगी 45 और 5 50, 50 और 4 54x। अब हम इसको कट कर लेंगे तो 54 से ये कट होगा 12 टाइम्स, तो x की वैल्यू हो गई 12। लेकिन इसमें पूछा गया है कि 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो 50 की कितनी वैल्यू है 8x, तो 12 8 सा हो जाएगा 96। नेक्स्ट है एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो इन पर जो पारस्परिक शीर्ष लंब होंगे, तो ये त्रिभुज है, तो इस पर पारस्परिक शीर्ष लंब मीन्स इस पर जो लंब डाला गया है फिर इससे लंब फिर इससे लंब। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब तीनों भुजाओं की अनुपात दे रखा हो या लंबाई दे रखी हो और जब हमें शीर्ष लंबों का अनुपात निकालना होगा तो हमेशा उसको 1 रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/8 का रेशो अपॉन 1/13 का रेशो अपॉन 1/15। इन तीनों का जब रेशो को ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, जैसे एलसीएम लेते हैं तो 13 × 15, फिर नेक्स्ट में 13 को छोड़ दो 8 × 15, फिर थर्ड को छोड़ दो तो 8 × 13। अब ये कोई भी डिविजिबल तो है नहीं, सिंपल इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 13 की 115 से जब हम करेंगे तो फर्स्ट में ही हमारा आ जाएगा 195। तो आगे सॉल्व करने की नीड नहीं है, इसी पता चल जाएगा कि हमारा रेशो आ जाएगा 195 फिर 120
और फिर 104। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।